नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज भारती जी, जो हाल ही में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। मनोज भारती का अगर हम शैक्षणिक सफर की बात करें तो आईआईटी कानपुर से इन्होंने बीटेक किया है, आईआईटी दिल्ली से वो एमटेक के साथ इन्होंने शुरुआत की है। उनकी तकनीकी और राजनीतिक पृष्ठभूमि एक नई दृष्टि लाने की क्षमता रखती है, लेकिन क्या ये क्षमता बिहार की जटिल राजनीतिक स्थिति में काम करेगी, जहां पहले से ही आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसे तमाम बड़े दल सक्रिय हैं। मनोज भारती को इन पार्टियों के सामने अपने पार्टी के लिए एक मजबूत आधार बनाने की चुनौती का सामना करना होगा। सवाल यह है कि क्या मनोज भारती अपने पूर्व राजनयिक अनुभव का उपयोग कर इन प्रमुख दलों के प्रभाव को चुनौती दे पाएंगे? क्या उनकी नई रणनीति इन मुद्दों का समाधान कर सकेगी? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। उनके दृष्टिकोण, उनकी चुनौतियों और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में उनकी क्या भूमिका है और क्या भूमिका रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। मनोज भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। जी, पहला सवाल मेरा यही है कि आप प्रशांत किशोर से कैसे मिले, कब मिले और जन स्वराज से कैसे जुड़े? क्या चीज आपको प्रभावित की? सबसे पहले तो ये कहूं कि जन स्वराज पिछले 2 सालों से बहुत एक्टिव है। प्रशांत जी की पदयात्रा जब से शुरू हुई है, धीरे धीरे करके जनमानस के पटल पे ये छा गया है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बिहार में पिछले 35-40 सालों से जो कुछ भी जनता ने देखा है उससे वो अब ऊब गए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि जब तक ये जानी पहचानी पार्टियां उनको रूल करती रहेंगी तब तक बिहार में सही बदलाव नहीं आएगा। 35 साल पहले बिहार की जो हालत विकास स्तर पे थी देश में, वो आज भी वही है, सबसे निचले पायदान पर। तो बिहार की जनता भी अब एक बदलाव चाहती है। जब मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस को विदा किया फरवरी एंड में लास्ट ईयर 2023 में, तब से हमारे यहाँ लगभग एक साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। उसके बाद मेरे मन में ये चाह थी कि समाज को हम क्या दें। मैं जिस समाज से आता हूँ उसमें खुद ही मैं अपने आप को एक प्रिविलेज्ड आदमी मानता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे हजारों लाखों हमारे भाई बंधु साथी लोग और फिर बाकी जो बिहार की जनता है, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही दयनीय हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने बिहार में चेंज चाहा। पिछले 35 सालों में लगभग 2 जनरेशन निकल गया है, लेकिन वो चेंज आज तक नहीं आया। इस समय में प्रशांत किशोर जी ने जो कुछ भी जनता के सामने रखा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ जन स्वराज की मूलभूत नीतियां, इनके सिद्धांत, वो सब एक रिफ्रेशिंग एयर की तरह हैं। जो भी उन्होंने 2 अक्टूबर को मंच से भी बताया अंतिम बार, वो आप अगर सुने तो आपको लगेगा कि एकमात्र तरीका अगर बिहार को बदलने का है तो यही है। और वो मूल मंत्र क्या है? वो है बिहार में लोगों की समझ को बदलना, लोगों को ये बताना कि पिछले 35-40 सालों में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनके ऊपर राज किया है, उससे उन्होंने जो कुछ मांगा वो सब उनको मिला, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं मांगा कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, हमारे बच्चों के रोजगार का क्या होगा। तो फरवरी 2023 में जी बताएं। जब आप बोले फरवरी 2023 में आपने आईएफएस को त्यागा और वहां पे उसके बाद आप जन स्वराज पार्टी से जुड़े, तो क्या उसी वक्त आप डिसाइड कर लिए थे कि आप प्रशांत किशोर के साथ ही जाने वाले हैं? नहीं, जैसा मैंने कहा 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड था। उस समय मैंने अपने रिटायरमेंट को बहुत एंजॉय किया। मैं शांति प्रिय आदमी हूँ। तो पहली मुलाकात के बारे में जरा बताइए कि प्रशांत किशोर से आपकी पहली मुलाकात कब हुई, कैसे पहले फोन आया या आपने फोन किया, कैसे आप उनसे मुलाकात कैसे की, आप पहले ये बताइए। आप बहुत अंतरंग बातें पूछ रही हैं।
नहीं, मैं इसमें सही सही बता दूं कि बहुत दिनों से ये कोशिश हो रही थी कि प्रशांत जी से मुझे मिलना है। मैं ही हिचकिचा रहा था, मैं बहुत दिनों तक हिचकिचा रहा था, क्योंकि मैं राजनीति में बहुत एक्टिव कभी नहीं रहा हूं और मुझे पसंद भी नहीं था। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि ये चाह थी कि समाज को कुछ वापस देना है और समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो जागरूकता है, वो उसकी प्रेरणा मुझे अपने ससुर जी से मिली। 1961 के आईपीएस ऑफिसर, बिहार काडर के स्वर्गीय श्री मैकूराम, और वो अपने जमाने के बहुत प्रखर लीडर थे, बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी जो अब मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे खटक रही थी कि मुझे अब कुछ करना है। तो इसमें सौभाग्यवश या एक नेचुरल प्रोग्रेशन कह लें, मेरी पत्नी का बहुत हाथ है। उनके कारण ही मैं प्रशांत जी से मिला और प्रशांत जी ने मुझे पहली मीटिंग में पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं है और ये कारण है कि मुझे लगता है कि राजनीति बहुत गंदी जगह है और वहाँ धन और बाहुबल या ये चाहिए। तब उन्होंने कहा कि जन स्वराज के मूलभूत सिद्धांतों में ये बात है कि न तो हमें धन या न बाहुबल और न ही पॉलिटिकल एंसेस्ट्री, इसकी जरूरत है अपने नेताओं को ढूंढने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढने के लिए। तो उन्होंने ही मुझे कन्विंस किया कि अगर आपके मन में कुछ करने का मादा है और कुछ करने की चाह है तो हम आपका स्वागत करते हैं। और फाइनली उन्होंने मुझे कन्विंस किया। मैंने सोचा कि एक ईमानदार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, तो यही वो ईमानदार कोशिश है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये पद दिया गया है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें कि एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत होनी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश मेरा अगला सवाल यही है कि अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव है, क्या तैयारियां हैं आपकी? कैसे आप चाचा भतीजे की राजनीति को कैसे आप मात देने की तैयारी क्या कर रहे हैं? आपको सबसे पहली बात तो ये बताएं कि हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, न एक दो या कई राजनीतिक दल से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई उस सामाजिक विषमता से है जो हमें इतने सालों से घेरे हुए है। हमारी लड़ाई उस सोच से है जिसमें हमारे लोग फंसे हुए हैं। हम लोगों को केवल इस बात के लिए जगा रहे हैं कि आप जब अगली बार चुनाव में जाएं तो अपने प्रतिनिधियों से सही सवाल पूछें। और सही सवाल क्या है कि उनके पास बच्चों की भविष्य की क्या प्लानिंग, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए। तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। पर मनोज भारती जी, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी जैसे हम चुनाव भी इसीलिए लड़ रहे हैं कि हम जनता से। जी, मैं ये पूछ रही थी कि आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी जैसे तमाम बड़े दल जो हैं, राजनीतिक दल, वो बिहार में अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हैं। ऐसे में मनोज भारती की चुनौती ये होगी कि वे अपने पार्टी को कैसे स्थापित करें और इन बड़े दलों के लिए के साथ कैसे वो कॉम्पिटिटिव अपना नेचर दिखाएं, कॉम्पिटिटिवनेस के साथ आपको आना होगा। तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? आपको समझना होगा कि जितनी पार्टियों के नाम आपने लिए वो सारी की सारी पार्टियां टॉप डाउन है। जन स्वराज पार्टी डाउन अप है, बॉटम अप है। हमारी नीति शुरू होती है लोगों से और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है लोगों से। हमारी पॉलिसी बनती है लोगों के लिए और हमारा काम होता है लोगों के लिए। इसलिए इसमें कोई तुलना ही नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी मजबूती से अभी तक यहाँ है, आप देखेंगे कि जनता उनको वहां से उखाड़ फेंकेगी, केवल इसलिए कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हम उनसे शुरुआत कर रहे हैं और उन्हीं के साथ हमारा अंत भी होगा। जी, आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जाने के बाद प्रशांत किशोर जी अपने भाषण में कह रहे थे कि आप उनसे काबिल व्यक्ति हैं। आपके कार्यकारी अध्यक्ष बनने के पीछे दलित चेहरा नहीं बल्कि एक काबिल चेहरा है, जिनके पास बिहार को आगे ले जाने का विजन है। तो ये तो प्रशांत जी को पता है कि बिहार में जातिवाद कितना बड़ा मुद्दा है और उनको आप मिक्स कॉकटेल मिल गए।
तो क्या प्रशांत किशोर भी विकास की बात करते करते जाति के मुद्दे पर आकर अटक गए? ये सवाल बड़ा है, आप एक बार इस पर नजर डालिए। हाँ, उन्होंने जो मेरे बारे में कहा है कि मैं उनसे काबिल हूं, ये उनका बड़प्पन है, क्योंकि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, राजनीतिक एक्सपीरियंस से मैं उनके आगे कहीं टिकता नहीं हूं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा, जन सुराज एक अलग तरह की पार्टी बनी है। एक अभियान जो था वो 2 अक्टूबर को एक पार्टी बनी है और ये एक अलग तरह की पार्टी बनी है। तो उसके लिए जनता के लिए जो हमें करना है, जनता की स्वीकृति से, उसके लिए हमें एक अलग तरह की सोच वाले लोग चाहिए, एक अलग तरह के कमिटमेंट वाले लोग चाहिए, जिनको अपनी समृद्धि से ज्यादा जनता की समृद्धि से मतलब है। अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक नेता हैं, उनका आप इतिहास देख लें। जैसा कि बहुत सारे इंटरव्यूज में प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि बिहार में 13 करोड़ जनता में केवल 1250 ही ऐसी फैमिली है जहां से अभी तक पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं। आप देख लीजिए कि उनकी क्या सोच है और किस तरह से वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता के पास अभी तक कोई विकल्प नहीं था, चाहे एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो या तीसरी पार्टी हो, कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि वो 1250 लोगों की फैमिली ही उनको रूल करती आ रही है। हमें ये पता करना है कि बाहर कितने ज्यादा प्रबुद्ध लोग हैं जो कि जनता की सेवा करने के लिए, जनता के साथ काम करने के लिए कटिबद्ध है जी। मेरी जिम्मेदारी ऐसे लोगों को खोज कर अपने साथ जोड़ने की है। तो प्रशांत किशोर जी तो राजनीति के बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने आपका नाम रखकर ट्रम्प कार्ड चल दिया है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में इस बारे में चर्चा भी है। और आपके जाति के सहारे राज्य की 13% दलित आबादी को उन्होंने निशाना बना दिया है। तो आप एक बार उस पर जी 13% जो आबादी आप कह रही हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो कथन है प्रशांत किशोर जी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जन स्वराज हर वर्ग को बराबर प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन देगा। उन्होंने कहा है कि 240 में से 40 पिछड़े वर्गों को होगा, मुस्लिम समुदाय को मिलेगा। हर वर्ग के लिए उन्होंने 40 लोगों का एक इक्वल समीकरण बनाया है। तो उसमें फिर अब इस जाति का बोध कहां से आ गया? मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर वो दलित का ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं, ये तो इस बात से मैच नहीं कर रहा है। और उन्होंने पहले कहा भी है कि उनका पहला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एक दलित वर्ग से होगा। तो उन्होंने तो बस अपनी बात का अगला कदम लिया है जी। मनोज भारती जी, आपको आवाज आ रही है? अभी आपके नेटवर्क में थोड़ा इश्यू आ गया था। हाँ, तो आपकी पार्टी जो जन स्वराज है उस पर लगातार आरोप लगता आया है कि बीजेपी की ये बी टीम है। हाँ, बीच में कट गया था जी। बीजेपी की बी टीम के तौर पे प्रशांत किशोर की जन स्वराज, आपकी पार्टी जो है जन स्वराज, उसको देखा जाता है। और आप नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं, लालू यादव उनके बेटों की आलोचना करते हैं, लेकिन बीजेपी की बुराई उस मुखरता से नहीं करते जैसी करनी चाहिए। इन आरोपों पर क्या कहना है आपका? ये मैं तो अभी नया हूँ, मैंने ना तो बीजेपी के अगेंस्ट कुछ कहा है जी ना। नहीं, अब आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो इस तरह से आपकी जिम्मेदारी है। जब से पार्टी बनी है, पार्टी ने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जब तक ये अभियान था तब तक स्टेटमेंट आए थे, और उसके बारे में आप प्रशांत किशोर से बात कीजिए। जी, जन स्वराज का बिहार के लोगों का क्या विजन है इसको लेकर? और हम अक्सर देखते हैं कि हमारे प्रदेश के युवा नौकरी को लेकर अपना घर छोड़ते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, विदेश जाते हैं। कई बार ऐसी तस्वीर आती है कि उनको वहां से भगाया जा रहा है। इस पलायन को रोकने के लिए आपका क्या विजन है? वही तो हमारा मेन मुद्दा है और वही हमारा मेन विजन है।
10 साल में बिहार को उस स्थिति पे लाना है कि बिहारी बाहर नहीं जाएं, बाहर के लोग बिहार आकर नौकरी ढूंढें, बाहर के लोग बिहार आकर शिक्षा प्राप्त करना चाहें। यही तो हमारा एजेंडा है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप विधानसभा चुनाव? कितनी लाने की उम्मीद है? सारी पे। कितने आपकी उम्मीद क्या है? कितनी सीटें आपकी पार्टी को आएंगी? जो आएगी उसके बारे में अभी क्या कहा जाए, वो तो आप देखिएगा, समय के साथ वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन हम 243 सीटों पे, 243 टोटल सीटें हैं, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे जी। जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के साथ लड़ेंगे। मनोज भारती जी, मेरा आखिरी सवाल है कि एक आईएफएस अधिकारी के लिए कितना मुश्किल है राजनीति में उतरना? आपको लगता है कि राजनीति के दाव पेच, नेताओं की भाषा, आरोप प्रत्यारोप, इन सब से आप लड़ पाएंगे? एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना किसी भी सरकारी अफसर के लिए, विशेषकर विदेश सेवा के अफसर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जन स्वराज पार्टी जो कि नई पार्टी बनी है, उसको एक नई दिशा देने के लिए ये मेरे लिए एक केवल चुनौती और जिम्मेदारी है। मेरे पास कोई राजनीतिक बैगेज नहीं है, मेरी पार्टी के पास भी कोई राजनीतिक बैगेज नहीं है, इसलिए मेरे लिए काम आसान भी है एक लेवल पे, और मुश्किल भी है दूसरे लेवल पे, कि एक नई शुरुआत करनी है। मेरा काम आसान इसलिए है कि मुझे एक क्लियर कट विजन मिला है जनता के लिए काम करने को, एक क्लियर कट तरीका है जिससे कि समाज के उन प्रबुद्ध जागरूक लोगों को अपने साथ जोड़ें जो कि जनता के प्रति सही फीलिंग्स रखते हैं, जो कि जनता की नब्ज समझते हैं, जिनके मन में जनता के लिए कुछ करने की चाह है और जो केपेबल है। ऐसे लोग जो कि अपने पेट भरने के लिए या अपनी खुदगर्जी के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, उन लोगों को साथ लाने की जरूरत है। वही लोग जन स्वराज की सही नीतियों को समझ पाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भारती जी आपका। आज हमने आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा की और उम्मीद है कि आप अपने दृष्टिकोण से बिहार की राजनीति में नई दिशा देने में सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज भारती जी। हम आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसे तमाम बड़े दलों की बात करते हैं, तो कंपटीशन के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये स्पष्ट है कि चुनौतियां बड़ी है, लेकिन उनकी सोच और रणनीतियां क्या उन्हें इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ा पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।